Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online class of physics. This is lecture number 30. Today we are going to do the numerical number 4.7 of chapter number 4, that is motion and force. The question is, two bodies A and B are attached to the end of a string which passes over a pulley so that they hang vertically. If the mass of body B is 4 kg, find mass of the body A which moves up with an acceleration of 0.5 meter per second square. Take G equal to 10 meter per second square. In this question, the value of G is already given as a hint, okay? But in the previous class, I also make you to learn that the value of G, that's acceleration due to gravity, is either 9.8 or if we round it up, it becomes 10 meter per second square, and it is given in the question as a hint that we will use 10 meter per second square. Now, if we go to this question, one of the case, that is case 1, comes in our mind. ये केस नंबर 1 है. केस नंबर 1 से रिलेटेड मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन दी थी कि एक दो बॉडीज हैं जो कि हैंग हुई हुई हैं पुली पर. किस तरह से कि इन दोनों बॉडीज के जो दोनों बॉडीज हैं वो स्ट्रिंग से अटैच हैं और स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली. बॉडी बी हमने जो कहा था उसको जो कि आपका ऊपर जा रही थी बॉडी भी लास्ट टाइम जो हमने जिक्र किया था इससे. मगर इस दफ़ा जो क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन में ये हो रहा है, बात हो रही है कि जो दो बॉडीज हैं ए और बी, उसमें से जो बॉडी बी है, आप देख रहे हैं बॉडी बी, इफ द मास ऑफ द बॉडी बी इज 4 kg एंड वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ द बॉडी ए विच मूव्स अप. मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको ए जो है कहा गया है कि बॉडी ए इज मूविंग अप एंड बॉडी बी इज डेफिनेटली मूविंग डाउन. अगर बॉडी ए मूव कर रही है अप तो इसका मतलब है कि बॉडी बी क्या हो रही है, वो नीचे जा रही है. जबकि हमने आपको जब केस स्टडी करवाई थी तब हमने ए को इस तरह बताया था कि ए इज गोइंग डाउन एंड बी इज गोइंग अप, अगर आपको याद हो तो. मगर हम इस दफ़ा इन्होंने क्वेश्चन में जिस तरह कहा है कि बॉडी बी क्या है आपका 4 kg है, ये नहीं बताया कि कौन सी बॉडी बी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, मगर ये जरूर कह दिया कि फाइंड द मास ऑफ द बॉडी ए विच मूव्स अप. इसका मतलब है कि ए बॉडी ये है जो कि ऊपर जा रही है. हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था इस तरीके से कि दिस बॉडी इज मूविंग डाउन विद मास 1 एंड द बॉडी विद मास m2 इज गोइंग अप. लिहाजा हम m1 को और m2 को ऐसे जैसे रखेंगे. In this question, we are representing m1 the mass of the body B, whereas m2 is the mass of body A. सिर्फ हमने A और B को रिप्लेस किया है, वजह क्वेश्चन है. क्वेश्चन के अंदर इन्होंने इस तरह से कहा है कि find the mass of the body A which is moving up या which moves up. इसका मतलब कि बॉडी A क्या हो रही है, वो ऊपर जा रही है, मगर m2 अपनी जगह पर बरकरार ही है. इस क्वेश्चन में हमने बॉडी A के मास को m2 से और बॉडी B के मास को m1 से रिप्रेजेंट किया है. m1 m2 अपनी जगह पर इसलिए बरकरार है कि हमने एक जो है फॉर्मूला ड्राइव किया था, उस फॉर्मूले में कभी भी चेंजेस नहीं आ सकती. इस तरह से था वो फॉर्मूला, इस तरह से था A इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2. लिहाजा इस क्वेश्चन में हम और मज़ीद तब्दीली नहीं कर सकते माँ सिवाय इसके कि हम बॉडी ए और बॉडी बी को जो है वो शफल करके लिख दें. बॉडी बी इज मूविंग डाउन हियर एंड बॉडी ए इज मूविंग अप. अब करते हैं बात कि अगर हमारे पास यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी बी जो है वो m1 इज इक्वल टू 4 kg है, जो कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो एक्सेलरेशन भी इसके अंदर दिया हुआ है. एक्सेलरेशन क्या है, बॉडी बी का जो एक्सेलरेशन है जो कि ऊपर जो मूवमेंट हो रही है वो क्या दी हुई है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका मतलब ये हुआ कि आपका 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह लीजिए या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ बॉडी ए. Find out the mass of body A which is moving up, जिसको हमने m2 से रिप्रेजेंट किया है. The body A is moving up represented by m2, mass m2. So m2 हमने मालूम करना है.
फॉर्मूला वही केस 1 का फॉर्मूला, एक्सप्रेशन का फॉर्मूला हम आपको पहले डिराइव करवा चुके थे अपनी गुज़िश्ता क्लासेस में. द फॉर्मूला वाज A इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी. ये फॉर्मूला हमने आपको ड्राइव करवा दिया था. अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ. सोल्यूशन में हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. दैट इज a की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे 0.5. ओके, और इसके अलावा m1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपका 4. m2 इज अननोन, सो वी हैव रिटन हियर m2 एज इट इज. इसके अलावा g की वैल्यू आपको दे दी है 10. ठीक है ना. रिस्पेक्टिवली हमने यहाँ पे भी m1 की जगह पर 4 लिख दिया और m2 हमारे पास अननोन है. साइन का खास ख्याल रखिएगा. If it is minus, so you have to put the minus here. If it is plus, so you have to put the plus here. Okay? अगर आपने गलती कर दी प्लस माइनस की तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. अब आपको m2 निकालना है जिस अननोन. तो what we will do, हम m2 को एक तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. 0.5 से ये पूरा पैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा. मींस यू समझ लीजिए ये 4 प्लस m2 लिखा हुआ है अपॉन में है, मींस के डिनोमिनेटर में है. ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, इस 0.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे. और जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2, और 0.5 इंटू m2 कितना हो जाएगा 0.5 m2 इक्वल टू 4 10 जा 40 n प्लस माइनस माइनस 10 m2 जा 10 m2. ठीक है, ये एक वेरिएबल है और एक नंबर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे. तो आप ये अपनी क्लास 6 में भी ये बातें पढ़ चुके हुए हैं, 7 में भी पढ़ चुके हुए हैं कि ये नंबर इस तरह से m2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा. ये एक वेरिएबल है, लिहाजा 10 1s जो कि m के पास लिखा हुआ नहीं है मगर अंडरस्टूड है, 10 1s 10 इंटू m2. ओके, अब बस सिंपल आपको m2 वाले जो है वो एक तरफ ले लेंगे. 0.5 m2 यहाँ पर प्लस में मौजूद है ऑलरेडी. ये माइनस 10 m2 इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस 10 m2. ठीक है, और ये 40 यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है. ये प्लस 2 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, वहाँ जाकर से इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस 2. ठीक है ना. तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 0.5 m2 इक्वल टू 40 माइनस 2. ये प्लस 2 था यहाँ पे, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस 2. ये माइनस 10 था, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर क्या हो गया प्लस 10. आप दोनों को प्लस कर लेंगे. 10 प्लस 0.5 10.5 m2 इक्वल टू 40 में से 2 गया तो कितना बचा 38. अब आप उसे डिवाइड कर देंगे. m2 से 10.5 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा मतलब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा. तो 38 डिवाइड बाय 10.5 आपका मास कितना आ जाएगा 3.62 kg. लिहाजा इसका रिजल्ट रहा द मास ऑफ बॉडी A which is moving up is 3.62 kg. The mass of body A which moves up is 3.62 kg. इसका मतलब ये हुआ कि 3.62 kg बॉडी A का मास हुआ जो कि m2 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और बॉडी B का मास जो कि गिवन था वो कितना था 4 kg. तो आपको याद होगा कि जब हमने केस 1 की स्टडी की थी तो हमने आपसे ये भी कहा था कि जो बॉडी जो बॉडी मूव कर रही है डाउनवर्ड्स उसका वेट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अनदर बॉडी. अगर आपको याद हो मैंने आपसे कहा था कि वो बॉडी जो मूव कर रही है डाउनवर्ड्स उसका मास ज़्यादा है. लिहाजा आपको इस क्वेश्चन में भी वेरीफाई हो गया होगा. m1 here is 4 kg. Here see m1 which is the mass of body B. ओके, m1 which is the mass of body B जो कि कितना है 4 kg है. इट इज ग्रेटर देन 3.62. 4 इज ग्रेटर देन 3.62. 4 kg कौन सा है आपका बॉडी B का मास हो गया जो कि m1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और 3.62 किसका मास हो गया बॉडी A का हो गया जो कि हम m2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो 4 इज ग्रेटर देन 3.62. आई थिंक ये वेरीफाई भी हो गया आपका, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि जो बॉडी मूव डाउन कर रही है उसको हम m1 से शो करेंगे, और जो बॉडी मूव अप कर रही है वो उसको हम m2 से शो करेंगे, वेदर इट्स बॉडी A वेदर इट्स बॉडी B. जिस तरह गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर वैसे आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर दिस lecture, and that's all for numerical 4.7. Now let's do question 4.8. It says a rectangular metal block of mass 4 kg rests on the top of a metal surface. The coefficient of friction
between the box and metal surface is 0.2. What force parallel to the surface is needed to move the block? इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेटल ब्लॉक और मेटल सरफेस का जिक्र है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है मेटल ब्लॉक और मेटल सरफेस के दरमियान, जो कि कितना गिवन है 0.2. इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं. द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, MEW, म्यू. ठीक है, एंड दिस वी हैव डन while we were doing the derivation for the limiting friction. हमने आपको limiting friction के बारे में बताया था. The maximum force required, the maximum force which just stop the body from sliding or moving, the maximum force of friction is called the limiting friction. So यहाँ पे हम आपको इस क्वेश्चन में जितना फोर्स लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन जितनी लग रही होगी आपके बॉडी को, ब्लॉक को मूव करने के लिए, वो हमने यहाँ पे करनी है कैलकुलेट. सही ना? टू ओवरकम द लिमिटिंग फ्रिक्शन, टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द मेटल सरफेस ऑन द मेटल ब्लॉक टू while moving that metal block on the metal surface. ठीक है ना? तो अब आपके पास यहाँ पे गिवन क्या है? यहाँ पे आपके पास गिवन है मास ऑफ द ब्लॉक और बॉक्स दैट इज 4 kg. Then coefficient friction is given to you, that is 0.2. Okay, and the gravitational acceleration we are using, because as I have told you in my lecture that normal reaction जो कि कौन लगा रहा है, जो कि ब्लॉक लगा रहा है किस पे, जो कि मेटल सरफेस लगा रहा है किस पे, ब्लॉक के ऊपर, वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है वेट ऑफ द ब्लॉक के. और वेट ऑफ द ब्लॉक क्या हो गया आपका? W = mg. सो सिंस मास इज गिवन हियर, यहाँ पे मास गिवन है, तो हम उसको जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? वेट ऑफ द ब्लॉक पता चल जाएगा, बिकॉज इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्मूला. आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चीजें करनी होती हैं. यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन के बारे में बिल्कुल बता चुकी थी कि इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? बिल्कुल वेट के बराबर होता है. बस क्या फर्क होता है कि रिएक्शन जो है वो क्या होता है, वो अपवर्ड होता है, और वेट जो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? डाउनवर्ड होती है. मगर इनके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं? दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ओके, सो दैट्स व्हाई हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम रिप्लेस कर देंगे नॉर्मल रिएक्शन को किससे? W से, और W का फॉर्मूला होता है mg. आपने 4 × 10 किया तो आपके पास वेट ऑफ द ब्लॉक कितना आ गया? वेट ऑफ द मेटल ब्लॉक इज 40 न्यूटन. अब आपने ये जो कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपने फ्रिक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स मालूम करनी है, और वो बिल्कुल बराबर है किसके? वो आपकी इक्वेट करेगी उस फोर्स के जो इस ब्लॉक को मूव करने के लिए जरूरी है. ठीक है ना? तो अब हम बात कर रहे हैं F = 0.2. हमने लिख दिया किसको? 0.2 हमने कर दिया कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, और रिएक्शन की जगह पे हमने वेट ऑफ द ब्लॉक डाल दिया जो कि 40 न्यूटन आया था. अभी हमने कैलकुलेट करके बताया आपको. तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगी 0.2 × 40 becomes 8. 8 न्यूटन इज द फोर्स नीडेड to move the block on the metal surface. Okay, so that's all for this question 4.8. The homework for the day today is to do question 4.7 and 4.8 of page number 69 in your register. Okay, that's all for the day today. That's all for the class. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.